पास नंबर पूरा नहीं है, ना इन 18 दिनों के बाद ना 28 दिनों के बाद जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं ले सकेंगे। हम पहले ही तैयार हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, सिर्फ हमने ये कहा था कि इतना मौका हो कि जो हमारे एमपीएस मुल्क से बाहर हैं वो वापस आ जाए। ये अमर इत्मीनान के बाइस है कि असेंबली टूटने का खतरा टल गया। असेंबलियां बाहर हाल डिसॉल्व होनी है, आप हफ्ता ले लें, आप 1.5 हफ्ता ले लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाना। वेलकम टू न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। सियासी रंग ढंग बदला है, ना बहरान खड़ा करने की सियासी रविश बदली है। कल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर खुशियां मनाने वाले दोनों कैंप्स आज अदालत से नाला नजर आ रहे हैं। पीटीआई को ये गिला है कि वजीर आला से अदालत ने बयान हल्फी क्यों लिया, क्योंकि वजीर आला का आईनी हक है कि वो असेंबली को तहलील करे। पीडीएम कैंप को गिला है कि अदालत ने वजीर आला पंजाब को बहुत रिलीफ दे दी और ये कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर सुओ मोटो नोटिस ले, क्योंकि फैसला कानून के तकाजे पूरे नहीं करता। दोनों कैंप्स में तजब्जुब का अजीब आलम है। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत असेंबली तोड़ने के ऐलान तो रोज करती है, लेकिन अमलन मामलात को ऐसा पेचीदा करती है जिससे असेंबली तहलील में इल्तवाही होता है। अगर पीटीआई और क्यू लीग के नंबर पूरे हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली हुज्जत तमाम करती और तहलील की तरफ बढ़ जाती। केपी और कौमी असेंबली का किस्सा तो वैसे ही तमाम करना आसान है और इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत पर दबाव पड़ जाता अगर ये हो जाता। लेकिन अब अदालत का जवाज या ख्याल जो होगा, दूसरी जानिब पीडीएम जो है वो इत्तेहाद जो पसे पर्दा कभी पीटीआई और कभी क्यू लीग के बंदे मैनेज करने के लिए पूरी तरह कोशां है और रोज़ कहता है कि हुकूमत के पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बंदे पूरे नहीं हैं। जैसी अदालत से सीएम की बहाली होती है, खुद अपनी जमा करवाई हुई अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लेते हैं, क्योंकि खबर ये भी है कि पीडीएम की बात नहीं बन रही। अब सूरत हाल है ये कि ना पीडीएम इत्तेहाद इंतखाबात के लिए तैयार है और ना वो किसी तरह पंजाब से खान हुकूमत का खात्मा कर पा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल में आखिर बयानात और दावों का ये मैच कब तक चलता रहेगा और सियासी गैर यकीनी कहाँ तक चलेगी, ये वो सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर एनालिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही पीटीआई से अमजद न्याजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ज़रा सुनवा देती हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक पीडीएम कैंप से क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। इन्हें एतमाद का वोट लेना होगा, वो आज लें, 10 दिन बाद लें, 18 दिन बाद लें, उससे आप पीछे हट नहीं सकते। अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अज़र मिन शम्स है कि मौजूदा पंजाब हुकूमत जो पीटीआई की बैक्ड गवर्नमेंट है, इसे ईवान की अक्सरियत हासिल नहीं है और अब ये स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। ये अमर इत्मीनान के बाइस है कि असेंबली टूटने का खतरा टल गया है। अच्छा, अमजद न्याज़ी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। न्याज़ी साहब ये बताइए कि ये जो ताने पड़ रहे हैं कि जी स्टे ऑर्डर के पीछे आप छुप रहे हैं और वाकई अगर आपके पास नंबर्स पूरे थे तो आप नंबर्स अपने जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते और ख़त्म करते, क्यों इसके पीछे फिर आप छुप रहे हैं? मारिया, हमने कोई स्टे ऑर्डर के पीछे हम नहीं चुके, आपके इल्म में है और पूरा पाकिस्तान जानता है। हम तो असेंबली जो है वो फ्राइडे को, लेकिन आपके इल्म में है कि जिस तरीके के साथ इस सारे सिस्टम को, इस सारे के उन्होंने फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो ड्रामा पीडीएम ने रचाया, और पहले ये कहा करते थे कि हम दलेर बने और तगड़े हो कि हम असेंबली जो है वो केपीके की और पंजाब की डिसॉल्व कर दें। जब हम डिसॉल्व करने लगे तो फिर रुकावट के दरमियान, तो इससे साफ जाहिर है कि वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पीडीएम के जरिए जो है वो मैं समझता हूं कि सारे हरबे इस्तेमाल कर रही है कि किस तरीके के साथ असेंबलियों की जो तहलील है उसको रोका जा सके। तो इस बात से यही साफ जाहिर है कि वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम इन्हें भागने नहीं देंगे, ये जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल करते रहे। लेकिन कामयाबी देखें आज जिस तरह अदम इस्तेकाम है पॉलिटिकली, उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो डे बाय डे जो है ऐसा ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले रहे, जरा ये बता दीजिए ना। आपके नंबर्स भी पूरे हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी है, आपके साथ लोग हैं, तो फिर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले रहे, क्या वजह है?
हम लेना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने जिस तरीके के साथ सबसे पहले तो मसला ये था कि क्या जो उन्होंने समन का कहा, जो लेटर लिखा स्पीकर को, वो आईनी है या नहीं है। इसके ऊपर स्पीकर ने अपना मौक़िफ़ दिया कि वो कि आर्टिकल 130 और क्लास 7 के नीचे उन्होंने जो बात की थी उसका उन्होंने रिबटल किया। तो हम तो उस पर क्लियर थे कि सेशन चल रहा है और सेशन के दरमियान जो है वो स्पेशल सेशन नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर हमने तो कहा था आप अदालत में जाए, लेकिन उन्होंने 58(2)B के तौर पे एक नया ड्रामा किया नोटिफिकेशन के जरिए। हालांकि चीफ मिनिस्टर को असेंबली ही बाहर निकाल सकती है और असेंबली ही चीफ मिनिस्टर इलेक्ट कर सकती है। तो ये तो साफ जाहिर था, ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर एक नया कानून देखा है जिसमें एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को नोटिफिकेशन के जरिए हटा दिया जाए। फिर अब आप इरादा नहीं रखते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि गैर आईनी तरीका था तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहे, लेकिन क्या आपका मोरल, आपका मॉरल हाई ग्राउंड ज़्यादा बढ़ेगा नहीं कि अगर आप एक तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं या आपके पास अक्सरियत नहीं है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस शो करें और जाए वो वोट लें जाके, जैसे इमरान खान साहब ने पहले कहा था। हम तो जा रहे हैं, हम उसके मुताबिक प्लानिंग कर रहे हैं। अगले कुछ टाइम में जो है वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी और इंशाल्लाह इनको बड़ा सरप्राइज देंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, असेंबली तहलील हो जाएंगी। अच्छा, असेंबली तहलील हो जाएंगी। मलिक साहब आपकी तरफ आती हूँ। मलिक साहब, ये सरप्राइज जो मिलेगा, जो बात कर रहे हैं अमजद न्याजी साहब, ये हीले बहाने हैं या वाकई ही आईनी पेचीदगी है जिसके पीछे जो है वो इस वक्त पीटीआई और पीएमएलक्यू जो हैं वो छुप रहे हैं, या ये हीले बहाने हैं जिस तरह कहा जा रहा है कि जी अपने लोग साथ नहीं हैं। आज भी ये कहा गया कि जी सरप्राइज मिलेगा, तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से भी कहा गया कि जी एक सरप्राइज जो है वो मिलने जा रहा है जिसकी वजह से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे। शुक्रिया मारिया। देखें, मसला ये है कि इस वक्त अगर ये कहा जाए कि चौधरी परवेज लाई आज ही एतमाद का वोट ले सकते हैं और उनके नंबर्स पूरे हैं, तो ये बात मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। और अमजद न्याजी साहब भी ये बात जानते हैं कि इनके मेंबरान जी जिस रोज़ ये लेना चाह रहे थे उस रोज़ भी 160 से ऊपर नहीं गए थे। तो ये तो मुश्किल चौधरी परवेज साहब के लिए है कि वो फौरी तौर पे एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। अब अगले चंद दिनों में वो उसको मैनेज कर लेते हैं, या पीटीआई के जो कुछ अराकीन हैं उनको वो अपने साथ जो तोको है कि शायद उनका साथ ना दें, उन्हें वापस ले लेते हैं, तो शायद ये मुमकिन हो सकेगा। मसला इस वक्त ये है कि ये सारे सियासी हरबे हैं। आपने दुरुस्त कहा अपने इंट्रो में कि पीडीएम कहा करती थी कि इस्तीफे दें, असम्बलियों से हम इलेक्शन करवा देंगे। पीडीएम भी किसी न किसी तौर पर इस बात को बचाना चाहती है कि असम्बलियां बच जाए। चौधरी परवेज लाई साहब भी असम्बली को बचाना चाहते थे, उनकी भी ख्वाहिश थी कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए। दूसरा, आप तसव्वुर कीजिए कि ये पंजाब असम्बली का इजलास अमजद न्याजी साहब के इल्म में है, बलोच साहब को भी पता होगा कि कितना लंबा तवील इजलास है। यानी पाकिस्तान 15 जून पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा मेरे ख्याल में अवाम के साथ कम अज कम कोई मजाक नहीं हो सकता कि आप अरबों रुपए महज इसलिए लौटा दें, इसलिए आप जो है वो खर्च करें कि आपको अपनी हुकूमत, इजलास, एतमाद, अदम एतमाद से बचना है। ये सारी इंटरप्रिटेशन की बातें हैं ना कि गवर्नर ने कहा, लिखा कि एतमाद का वोट लें और इजलास जारी के दौरान हो सकता है या नहीं हो सकता। मसला ये है कि अगर उनके पास वोट्स थे तो एतमाद का वोट ले सकते थे। मैं समझता हूं अब भी जो आसिफ अली जरदारी साहब के जो लाहौर में डेरे थे वो पीटीआई के लिए खासी खतरनाक साबित हुए हैं। और जिस दिन एतमाद का वोट चौधरी परवेज लाई लेंगे, नंबर्स कम होने के इम्कानात इस वक्त 90% से ज्यादा है। और इसलिए जो है पंजाब के अंदर ना पीडीएम के पास नंबर फौरी तौर पे पूरे हो सकेंगे, ना पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत नंबर पूरे कर सकेगी, और फिर ये एक दोबारा इलेक्शन की तरफ, कायदे ईवान की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन कोशिश इस वक्त पीडीएम की और चौधरी परवेज साहब की ये है कि ये पंजाब असम्बली बच जाए। इमरान खान साहब पे जो इल्जाम लगता है वो ये लगता है कि 17 तारीख को, 17 दिसंबर को वो उसी रोज असम्बली तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने भी 23 दिसंबर की जो तारीख दी, वो भी चाहते हैं कि ये सियासी खेल खेला जाता रहे, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ता रहे और सारी नजरें जो है वो सियासत के ऊपर लगी रहे। मैं समझता हूँ ये
اس ملک کے ساتھ بھی بڑا جن کوارٹرز سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہاں سے شاید کچھ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہو جائے. جی اچھا ملک صاحب میں ذرا فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف چلتی ہوں. بہت شکریہ فیصل بھائی. فیصل بھائی ایک تو بھی جس طرح بات کر رہے ہیں نصر اللہ ملک صاحب کے جو زرداری صاحب کے ڈیرے ہیں وہ بہت ڈیٹریمنٹل ثابت ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور پی ایم ایل کیو کے اتحاد کے لیے, لیکن اس پہ فواد چودھری بھی کچھ کہہ رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا وہ سنوا دیجئے کیا کہہ رہے ہیں, منڈیاں لگ رہی ہیں پھر سے, کیا کیا وہ باتیں کر رہے ہیں, ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر کنڈی صاحب سے اس کو جواب لیتے ہیں. ہم پہلے ہی تیار ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے. صرف ہم نے یہ کہا تھا کہ اتنا موقع ہو کہ جو ہمارے ایم پی ایز ملک سے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں, اور ہمیں امید یہ ہے کہ ہم اگلی تاریخ سے پہلے ہی شاید اپنے ممبرز پورے کر کے تو ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا جو شوق ہے گورنر کا یہ بھی پورا کر دیں گے. اسمبلیاں باہر حال ڈیزالو ہونی ہے. آپ ہفتہ لے لیں, آپ 1.5 ہفتہ لے لیں, لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جانا. اسمبلیاں برخاست ہونی ہے, الیکشن ملک میں ہونے ہیں. الٹیمیٹ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. یہ جس طریقے سے منڈیاں لگائی جانے کی کوشش ہو رہی ہے, زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, فلانے پی سی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں, سندھ کے منسٹر پیسوں کے بیگ اتار کے یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں, یہ نہیں چلنا. ہاں جی پھر سے آپ منڈیاں کوئی لگا رہے ہیں, آپ کون سی والی منڈی پھر سے لگا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کامیڈی شو تھا, آپ نے دکھایا. آپ کے تو بڑے اچھے دوست بھی ہیں. دوست کا کیا مطلب, میرے تو نیازی صاحب بھی میرے بڑے مہربان ہیں, میرے پڑوسی ہیں, ہم ایک دوسرے کا بڑا ایک احترام کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, ریسپیکٹ ہے, اچھے فیملی سے ان کا تعلق ہے. لیکن بات یہ ہے دیکھیں کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اول آخر الیکشن تو ہونے ہیں, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں منڈیاں لگائی ہوئی, ہم نے کون سا, دیکھیں ہمارا ایک جمہوری حق ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آئیں. ہر اپوزیشن کا کا حق ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے, لیکن ہم منڈی کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر دیکھیں اگر مسلم لیگ کاف کے بقول ان کے اگر میجورٹی ممبرز چلے جائیں اور کہیں اپنے پارلیمنٹر کو کہ آپ نے ووٹ ادھر کرنا ہے, تو کس کو ووٹ کریں گے؟ اسی کو ووٹ کریں گے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی ممبر توڑنے ہیں, ہم تو پارٹیز کے ساتھ, ہم تو گروپس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. اور یہ مفاہمت کر رہے ہیں. یہ وہی پرویز الہی صاحب ہے, ان کا انٹرویو آپ نے دیکھا ہوا کہ نجی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. انہوں نے کیا باتیں کی تھی کہ فارمر ڈی جی ایس آئی نے میرے خلاف اور میرے بیٹے خلاف کیسز بنائے, کسی کہنے پہ, عمران خان صاحب کے کہنے پہ. تو اس طرح میرے خیال میں باقی بھی جتنے بھی کیسز بنے تو شاید وہ, اب ہم نہیں کہہ رہے, پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اور وہی پرویز الہی صاحب پھر اگلے اس میں کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کے ساتھ تو بیٹھنا بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے. لیکن جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے, اور آج پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب مونس الہی کے سامنے بیٹھ کر سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں, کیا ہیں یہ لیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, جو بھی ہے. تو یہ پالیٹکس ہے, اتنے حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسمبلی توڑنے, تو اسمبلی توڑیں. آج مطلب ہے کہ آپ کے کہنے پہ ایک ایس ایچ او ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا, آپ کے کہنے پہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی. آپ کا مطلب ہے پی ٹی آئی ناٹ پی ایم ایل کیو. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس دن کیوں نہیں توڑی اسمبلی, ہفتے کا ٹائم کیوں دیا؟ ہم تو نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹنے, ہم تو کہتے ہیں ٹائم پہ الیکشن ہو. ان کی خواہش تھی نا. آج سیٹرڈے ہے, چلو باقی چھوڑیں, کے پی کی اسمبلی کو ان کو شوق تھا تو کل کے پی کی اسمبلی توڑ دیتے. قومی اسمبلی میں جو انہوں نے آنا تھا آ جاتے, اسپیکر صاحب کے پاس آ جاتے, جو پروسیس کو اڈاپٹ کرے تو کہتے. لیکن بات یہ یہاں پر الیکشن ہوتا ہے, ان کے اپنے میں نے کھڑے ہو جاتے ہیں شکور شاہ صاحب کراچی میں کہ ہم نے تو استعفے نہیں دیے. عمران صاحب کہتے ہیں ہم نے استعفے دیے, وہ کہتے ہیں ہم نے استعفے نہیں دیے. کسترو صاحب جا کے وزیر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نہیں, اب یہ پرابلم یہ, اب وہاں پہ تو الیکشن ہو رہا تھا کراچی میں, کیوں ڈیلے ہوا الیکشن, کیوں ختم ہوا؟ اسی لیے ختم ہوا کہ جی اس نے استعفا نہیں دیا. تو یہ چیزیں دیکھیں, ان کو اگر شوق ہے بالکل آئیں, ویلکم. کے پی کی اسمبلی کل توڑیں, الیکشن کمیشن کو چاہیے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق ان کے MNAs ہیں, آئیں اسپیکر صاحب کے پاس آئیں, اپنا پروسیس پورا کریں. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, میں بالکل ویلکم کرتے ہیں, اور الیکشن ہو جائے گا, ان کی خواہش پوری ہو جائے گی. ذرا علی گوہر صاحب کی طرف چلتے ہیں. علی صاحب یہ بتائیے, آج آپ کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ اس پہ سو موٹو لے, ذرا وہ سن بھی لیتے ہیں, پھر میں آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. ذرا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں عدالت عظمیٰ کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے, سو موٹو نوٹس دیں, اور پنجاب کو اس معاشی اور اس کرپشن کی تباہی سے جو ہے وہ بچائیں. ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے, یہ جو ہے وہ نہ ان 18 دنوں کے بعد نہ 28 دنوں کے بعد جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے. اچھا علی صاحب ذرا اس کی تصدیق یا تردید بھی کر دیجیے. ابھی چل رہی تھی, خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے ایک یہ سو موٹو کی بات تو ہو رہی تھی, لیکن آپ نے پٹیشن بھی, آپ کی لیگل ٹیم نے پٹیشن بھی تیار کر لیا ہے. آپ سپریم کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانے جا رہے ہیں, سو موٹو پہ صرف انحصار نہیں کر رہے. ذرا اس کا بھی پہلے بتا دیجیے, کیا یہ بات درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि ज़ाहिर है अपने लीगल टीम से मुशावरत के बाद जो भी वो मशवरा देते हैं तो वो स्टेप उठाया जा सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वो हमारी लीगल टीम हमें मशवरा देती है तो हम यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, अदालतों में जाना चाहिए अपना राइट लेने के लिए, उसमें तो कोई मजाके वाली बात नहीं। दूसरी बात यह है, असल इशू ये नहीं है। अभी मलिक साहब भी बात कर रहे थे, न्यायी साहब बात कर रहे थे, आपने भी इंट्रो में बताया। देखिए असल प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे मुल्क में इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो इनको मुसल्लत किया गया था, जो इन्होंने मैंडेट चुरा कर मुल्क के ऊपर एक गैर नुमाइंदा हुकूमत को जब बिठाया गया था, तो उसने पाकिस्तान की हर तरह से मैं समझता हूँ कि नुकसान पहुँचाया है। अब वो प्रोजेक्ट इस मुल्क के गले पड़ा हुआ है। सूरत हाल ये है कि ये कहते हैं कि हमने असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है। न्याली साहब ने अपने बारे में एक अपनी जो पर्सनैलिटी के बारे में परसेप्शन, जो कि गलत परसेप्शन है लोगों को वो देते हैं, या मतलब है कि एक्सपोज तो वो हो ही चुके हैं हर चीज में। वो ये कहते हैं कि वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। आपने वो ऑडियो सुनी, पूरी कौम ने सुनी, जिसमें वो अदम-ए-एतमाद के दौरान कह रहे थे कि ये 5-10 वोट खरीद लो। परवेज इलाही साहब के साथ और बाकी लोगों के साथ वो कहते थे कि भाई इनके साथ तो इनके उल्टे सीधे जो नाम लेते थे, चले मैं वो नहीं दोहराता, जो वो कहते थे कि मैं मतलब है उसके साथ कैसे बैठ सकता हूँ, आज उनके साथ बैठकर सीट एडजस्टमेंट और अपना पंजाब में मतलब इक़्तिदार बचाने के लिए या अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए वो क्या क्या अली गौहर साहब की जी अली साहब, वो मुल्क में सिर्फ एक अनार्की चाहते हैं, वो मुल्क में सिर्फ एक अच्छा, लेकिन अली साहब चाहते हैं। अगर वो इंतशार और एनार्की चाहते हैं तो मेरा सवाल ये आप कोर्ट से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सुओ मोटो ले? ये अभी तक ये फिर बकौल आपके अभी तक ये डिसाइड क्यों नहीं हो सका? आप खुद अप्रोच कर लें कोर्ट को। आप समझते हैं फैसला गलत है कि स्टे ऑर्डर जो है वो दे दिया है और पाबंद नहीं किया स्पीकर को कि जी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ले, तो फिर आप कोर्ट को खुद अप्रोच कर लें, या आप क्यों कर रहे हैं? देखिए वो तो मैंने आपको बताया ना कि अपनी लीगल टीम से मुशावरत के बाद हो सकता है हम अदालत में चले जाएं, मुशावरत का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर खान साहब को ये समझते हैं परवेज इलाही साहब के मतलब है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, तो भाई एतमाद का वोट ले लो। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम किसी भी असम्बलियाँ तोड़ने वाले फैसलों में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन अगर ये असम्बली तोड़ने में कामयाब होते हैं तो हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारी लीडरशिप कह चुकी है। और दूसरी बात ये है कि खान साहब ने केपी, जिस तरह से कभी कुट्टी साहब ने भी कहा है, केपी की असम्बली के ऊपर तो कोई गलत नहीं है, उधर क्यों नहीं तोड़ते? ये तो कहते हैं कि मेरी बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि खान साहब हरगिज असम्बली इक़्तिदार देखें। असल इशू क्या है? इधर परवेज इलाही की हुकूमत बन गई, पहले खान साहब को और जो कुछ किस्से आम हुए, जो कुछ के बुलदार साहब की करप्शन के किस्से जो है ज़बाने दते आम हुए, मेरी गुजारिश सुन ले, वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। खान साहब वफाक की जो मईशत तबाह की, उन्होंने उनकी करप्शन की वजह से तबाह हो, वो हिस्सा आना बंद हो गया। इधर से अब परवेज इलाही साहब उनसे शेयर डिवाइड करते हैं, अब उनको लत पड़ चुकी है पैसा कमाने की। असल इशू ये है, वो इक़्तिदार से बाहर ऐसे फड़कते हैं जैसे मछली पानी के बगैर। चले ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस पे सवाल ये जरूर उठता है कि अगर आप वाकई ये करना चाहते हैं तो खुद ही कोर्ट को आप अप्रोच कर लें। ये क्यों लगता है कि आपकी भी जो है इसमें भी कोई स्ट्रैटेजी जो है वो चल रही है? एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो वफाक की जो सियासत है उस पर न्याय साहब से पूछेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। न्याय साहब, सवाल यहाँ पर भी हो रहे हैं, आए दिन यही सवाल होता है कि जी अच्छा चलें, एक तो ऑफ कोर्स 26 नवंबर से सिलसिला चला हुआ, पिछले हफ्ते खान साहब ने फिर कहा जी अगले हफ्ते जो डेट दूंगा, लेकिन नहीं दी। तो अगर वाकई तहलील करना चाहते तो वो किसी वक्त भी कर सकते थे। लेकिन जो ये वफाक और केपी वाला सवाल जो उठ रहा है, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फवाद चौधरी साहब अभी जो है वो प्रेस टॉक कुछ देर पहले कर रहे थे और उन्होंने कहा जी 100 से ज़ायद लोग तैयार हैं इस्तीफे देने के लिए, लेकिन जब हम जाते हैं तो स्पीकर साहब भाग जाते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे शिबली फराज साहब ने ये कुछ दिन पहले, आई थिंक वेंसडे की बात है,
वेंसडे की बात है, उन्होंने ये बात की कि जी हम तो कोर्ट को जो है वो अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि स्पीकर हमारी तजलील जो है वो करना चाहता है, वो हमें लाइन में खड़ा करके हमें इंतजार करवाना चाहता है, ही वांट्स अस टू बेग एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब इसका मतलब आप नहीं देना चाहते? मारिया, हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने, जो उस वक्त कासिम सूरी साहब थे, उन्होंने तो प्रोसेस मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दिया, लेकिन जब राजा साहब आए तो उन्होंने वो सारा स्टॉप करके अपने पास पर रख लिए और अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक जो है उन्होंने 11 इस्तीफों को कबूल किया, जो मैं समझता हूँ कि उन MNAs के साथ भी ज्यादती है जिन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं। और हम तो असेंबली से बाहर आ चुके हैं, हम तो कहते हैं कि आज ही मंजूर करें, हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहां पे हम तो जाके। सर लेकिन ये फिर डाइकोटमी क्यों? एक तरफ आप कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं स्पीकर भाग जाता है। सुन ले ना, हमने कहा है, स्पीकर को खत भी लिखा है कि हमें टाइम दे, हम आ जाते हैं। अब स्पीकर के इफ एंड बट्स हैं जो आपने उनके मीडिया में टॉक सुनी जी, कि मेरे सामने भी कोई बंदा आके कह देगा ना जी, तो मैं फिर भी कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी तसल्ली करूंगा। अब बाबा हमने कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे दे दिए, अब कौन सी बाकी तसल्ली करनी है उन्होंने। अब ऑप्शन हमारे पास दो है कि हम फिर भी नेशनल असेंबली भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे सामने है। इसके ऊपर जो है मंडे ट्यूसडे से कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाएगा कि मंडे को हम नेशनल असेंबली भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। चले, मैं ज़रा नसरुल्लाह साहब के पास जाने से पहले ज़रा कुंडी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। अब जो अगर वाकई इस्तीफे देने हों तो एक बंदा आके जो है वो प्रॉपरली कह दे स्पीकर साहब को और कहे जी हमने नहीं रहना, हम असेंबली में रहना ही नहीं चाहते। लेकिन कभी ये कहना तजलील हो रही है, फिर कहना हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, फिर कुछ और। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि मीडिया पे कोई और बातें चल रही होती थी जब 2014 का धरना हुआ, और पसे पर्दा कुछ और चल रहा होता था। देखिए अमजद साहब ने भी हाउस चेयर किए मुख्तलिफ टाइमिंग्स में जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं होते थे, और मेजॉरिटी पैनल ऑफ चेयरमैन में ये होते थे। इनकी जो फैमिली की तारीख़, पार्लिमानी तारीख़ जो इनके वालिद साहब की बड़ी खिदमत हैं पार्लिमानी, उसके ऊपर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड उसके ऊपर कंडक्ट ऑफ बिज़नेस के ऊपर देखने के तरीके। शबीर फराज साहब क्योंकि रहे नहीं हैं पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का हिस्सा या अवामी उसमें नहीं रहे हैं, वो एक सेनेट का हिस्सा रहे, उनको पता नहीं है कि क्या प्रोसेस है, कोई किसी की तजलील नहीं करता। ये प्लेइंग टू दी गैलरीज की बात होती है। अमजद साहब इनको ये भी पता होगा कि जब ये पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा होता है और जो माइक में अपने मेंबर ऑफ जो नेशनल असेंबली है वो अपना माइक जब दबाता है, माइक ऑन होता है तो ऑफिशियली रिकॉर्डिंग शुरू होती है। दैट इज़ जो वो उस चीज़ को, उस जो बातें जो MNA कर रहे होते हैं वो जो है वो प्रोसीडिंग का हिस्सा होते हैं। अगर माइक बंद हो दैट इज़ नॉट द प्रोसीडिंग पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग। अब जब इन्होंने इस्तीफे दिए, आपने देखा होगा कि शामुद कुरैशी साहब ने, और मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि और कौन, जिसने माइक खोल के कहा कि हमने इस्तीफा दिया है। शामुद कुरैशी साहब को किसी ने इख्तियार नहीं दिया था कि आप ऑन बिहाफ ऑफ ऑल MNAs आप बात करें। आई थिंक शीरी मज़ारी साहिबा थी। मैं उस पर मुझे देखना पड़ेगा, मैंने गौर से नहीं देखा कौन किसी का माइक खुला था। अगर शीरी मज़ारी साहिबा ने या अमजद साहब ने या मैंने या किसी और ने ऐसी आवाज़ की हो कि हम दे रहे हैं, वो नहीं होता। आप जब माइक ऑन होता है डेट्स द प्रोसीजर, उसमें इन तमाम मेंबरान का माइक ऑन नहीं था। एक प्रोसीजर है जो कि अडॉप्ट करने स्पीकर साहब ने, वो ये नहीं है कि आप वो उनको कहेंगे कि आप लाइन में खड़े हों, ये गलत बात है। स्पीकर साहब जो हैं वो मेंबर्स का बताएंगे कि यार आप 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर्स हैं या 20 मेंबर जो भी हैं, टाइमिंग के हिसाब से आप आएँ। और स्पीकर साहब को तसल्ली करनी पड़ती है कि वाया उन्होंने इस्तीफा खुद दी है, प्रेशर में दिया है, क्या वजूहत है। 11 की तसल्ली हो गई है, वैसे वो चेरी पिकिंग हुई है? नहीं, कोई पिक एंड चूज नहीं हुआ। उसके बाद देखें, मैंने शकूर शाह साहब की मिसाल दी, इनकी पार्टी के है ना, तो उन्होंने खुद कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं, और जाके अब ये है कि उन्होंने प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। अब जो अमजद साहब कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने मंजूर करने, डिप्टी स्पीकर ने प्रोसेस अडॉप्ट किया है? नहीं किया है। अगर वो अडॉप्ट करते, उनके पास टाइम था तो वो जो उन्होंने एक हफ्ता ज़ाया किया या कोई, उसमें आप सारे दिन फारिग बैठे थे, बुला लेते अपने मेंबरान को और कहते एक मेंबर आ गया है और मैंने उसे तसल्ली करी। उसमें डेफिनेटली स्पीकर के साथ उसका स्टाफ भी बैठा होता है और तसल्ली कर रहे थे कि जी हमने कर लिया है। तो ऐसे तरीका कार नहीं होता। ये कोई सियासी जमात नहीं जिसको आप चलाएं। एक कानून है, एक आइन है, कानून के ज़रिए एक
प्रोसीजर के ज़रिए पार्लियामेंट चलता है, मैं समझता हूँ उसी तरीके से उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और वाकई इनको अगर शौक़ है इलेक्शन में जाने का और इस्तीफे देने का और री इलेक्शन में जाने का, तो किसने मना किया? सही आए करें। अब तो मैं कह रहा हूँ चलो फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं मानता कि स्पीकर साहब इधर उधर कर रहे हैं, KP में कोई इधर उधर कर रहे हैं, आ जाएँ बिस्मिल्लाह करें, आज कर लें, कल इलेक्शन कमीशन अपने आइन और कानून के मुताबिक जो भी रूल्स कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। नसरुल्लाह साहब, ना किसी ने इस्तीफे देने हैं, ना किसी ने इस्तीफे कबूल करने हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ली जा रही हैं, इंटरेस्ट किसी का भी नहीं है कि सवाए इमरान खान साहब के कि ये असेंबली जो है ये ख़त्म हो। अंदर अपने पार्टी के अंदर भी टूट फूट जो है वो चल रही है इमरान खान साहब की। देखिए, जो कुंडी साहब बात कर रहे थे, हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत की तो ख्वाहिश होती है कि उस हुकूमत को किसी सियासी बहरान का सामना ना करना पड़े और पार्लियामेंट चलती रहे। 2013 की पार्लियामेंट आपके सामने है, इमरान खान साहब उस पार्लियामेंट से निकल गए थे, उनको वापस लाने की कोशिश की जाती रही, वो इस्तीफे दे के बाहर बैठे रहे, लेकिन बिल आखिर वो वापस असम्बली के अंदर आ गए। यानी जितना अरसा उन्होंने इस्तीफे दिए रखे उन्हीं को वो विड्रॉ कर गए। मैं समझता हूँ अब भी वाकई हुकूमत हो या स्पीकर साहब हो, उनकी ख्वाहिश या कोशिश हो सकती है कि इमरान खान साहब इस पार्लियामान का हिस्सा रहें, पार्लियामेंट के अंदर वो अपना किरदार अदा करें, लेकिन मसला इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब किसी सूरत भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहना चाहते और वो जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं, क्योंकि जब वो अदम एतमाद के जरिए हुकूमत से निकले हैं, वो ये समझते हैं कि अगर फौरी इंतखाबात हो जाते तो इमरान खान साहब इलेक्शन जीत सकते थे। अब भी वो समझते हैं कि अगर वो पंजाब असम्बली, KP की असम्बली तोड़ के एक क्राइसिस पैदा कर दें, क्योंकि उनका बयानिया उनके नज़दीक अभी तक कायम है, तो इसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अलबत्ता जो कुंडी साहब बात कर रहे हैं, वो KP की असम्बली इसलिए नहीं तोड़ना चाहते कि पंजाब के हवाले से उनको खदशात हैं कि अगर KP की असम्बली वो तोड़ दें और पंजाब असम्बली बच जाए, तो इस सूरत में इमरान खान साहब क्या करेंगे? पंजाब में से उन्होंने ना उनके हक में कोई तहरीक निकल सकेगी, ना एहतजाज होगा। KP के अंदर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे, वहाँ सारी PTI इलेक्शन में मसरूफ हो जाएगी, तो इमरान खान साहब को उसका नुकसान होगा। इमरान खान साहब ये सिर्फ दबाव बढ़ाना चाहते हैं इलेक्शंस के लिए। आज उनको इलेक्शन फौरी मिल जाए, वो आज ये असम्बली उस इस्तीफों वाली बात ख़त्म कर देंगे और वो इलेक्शन की तरफ जाने के लिए किसी कंप्रोमाइज़ पे जाने को तैयार हैं। हुकूमत ये समझती है कि अगर उसने जो मुआशी मामलात में वो फंसी हुई है, जब तक वो निकल नहीं पाती, बजट की तैयारी के लिए कुछ इन्हें बाहर से कुछ मालियाती इदारों की सपोर्ट नहीं मिल पाती, कुछ वो बड़े आवाम को रिलीफ नहीं दे पाती, तो उसे इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। ये हुकूमत का भी हक है। अब हुकूमत बजट के बाद इलेक्शन कराना चाहती है, किसी भी मुल्क की डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये सियासी जमातों का हक होता है, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब, मैं न्याजी साहब से माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि वो इस सोच पे जा चुके हैं कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अब तमाम चीज़ों को चलाना चाहते हैं। अब तसव्वुर कीजिए, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या बनेगा? इमरान खान साहब ने उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं आपके प्रोग्राम में कहीं नहीं जा सकते अभी कुछ दिन पहले। फिर उसके साथ साथ वो जिस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आज उन्हें कमर जवेद बाजवा साहब की सारी बातें याद आ रही हैं, फिर वो उस पर उनका मौकफ क्या होगा? फिर जो निगरान सेटअप बनेगा, क्या इमरान खान साहब निगरान सेटअप पर राजी होंगे? यकीनी बात है नहीं होंगे। तो ये सियासी बहरान इमरान खान साहब को सूट करता है। वो समझते हैं कि मुझे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर ना निकाल दिया जाए, मेरे खिलाफ मुकदमात ना बने, मुझे नाइंसाफी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उनके इल्म में है कि किस तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ की सियासत का खात्मा किया था, उन्हें नाहल करवाया था। वही आज इमरान खान साहब के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है। उससे बचने के लिए वो सारा इस प्रोसेस को, वो इस दबाव को, इस सारे सिलसिले को वो जारी रखना चाहते हैं। ठीक, मुझे प्रोड्यूसर मेरा ख्याल है ब्रेक पे जो है वो, अच्छा कुछ ही देर ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन अली गौहर साहब की तरफ पहले चली जाती हूँ। अली गौहर साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो सारा कुछ जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जोड़ तोड़ की भी बातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है कि जी जरदारी साहब भी बैठे हुए हैं, बाकी चीज़ें भी जो हैं, ये कहा जा रहा है कि जी टूट फूट जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसमें आप कहाँ चीज़ें जाते हुए कहाँ देख रहे हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, मैं तो रोज़ कहती हूँ, आप लोग हम ये रोज़ ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अब ना सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बल्कि टेररिज्म इज ऑल्सो रेयरिंग इट्स अगली हेड अगेन, और ये आपके सामने है जिस तरह चीज़ें चल रही हैं। तो फिर हम जा कहाँ रहे हैं? देखिए, टेररिज्म वाली भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और आपने देखा कि KP की गवर्नमेंट जो है इस सिलसिला में बिल्कुल जो हमारे वफाक के इदारे हैं या जो हमारी
لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ یہ بالکل تعاون نہیں کرتے. یہ تو کہتے تھے کہ بھائی ہم مرکز میں اور یہ خزانے بھر دیں گے اور ہمارے بھرے ہوئے ہیں اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, اور ان کے وزیر خزانہ نے جس طرح سے کردار ادا کیا اور انہوں نے مطلب ہے کہ جو اپنے وزرائے صوبائی وزرائے خزانہ کو فون کیے کہ آپ آئیے میں اس کو لیٹر لکھیں, تو ان کا ذرا ایک طرف ان کا کردار دیکھیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص کتنے ہیں. میں غدار کا لفظ تو نہیں بولوں گا, خان صاحب کو شوق ہے کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ بانٹنا صرف انہی کا کام ہے, فلاں غدار ہے, فلاں صحافی لفافہ ہے, فلاں جو جج ہے اس کو دھمکی دے دو کہ میں اس سے نمٹ لوں گا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ان کی زبان بول لے, جو وہ کہے وہی قانون ہے. وہ اپنا کام جو ہے وہ پاکستان کے قانون اور آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں, اور کسی حد تک ہمارے نظام نے ان کو سپورٹ کر کے ان کو لاڈلا ازم دے بھی رکھا ہے, جس وجہ سے وہ یہ تمام مطالبات ان کے جو ہے وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. اب بھی اگر دیکھا جائے تو گورنر نے کیا کیا؟ کیا گورنر نے کوئی غیر قانونی کام کیا؟ اگر ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ اعتماد کا ووٹ لیں, تو ان کے پاس تو آلریڈی یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس اکثریت ہے, یہ اعتماد کا ووٹ لیتے اور دوسرے دن اسمبلی ڈیزالو کر دیتے اگر یہ ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس میں صرف عمران نیازی صاحب شریک نہیں ہے. پرویز الہی صاحب نے کیا کہا, مونس الہی نے کیا کہا تھا کہ خان صاحب کی طرف تو جو مطلب ہے کہ جو باجوہ صاحب نے جو وسائل کہہ لیں یا جو ان کی سپورٹ کہہ لیں, تو وہ تو اس کے سارے جو وہ منہ تھے وہ ان کی فیور میں کھلے ہوئے تھے مطلب ہے. لیکن وہ تو آج صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب نے تو ڈیل کی تھی آصف علی زرداری کے ساتھ جس کے تحت جو ہے وہ مجھے نکالا گیا, وہ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ تو پھر ان کی زبان ہے نا, وہ اس کے تحت جو مرضی کہہ دے. تو آپ ڈیل کے ذریعے نہ آتے, آپ کو نہ نکالا, آپ پبلک اپنی پاپولیرٹی پر آ جاتے. اگر یہ اپنی پاپولیرٹی کی بات کرتے نا تو 2018 کا الیکشن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج ہمیں 8 مہینے میں کہا جاتا ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی. بھائی جی آپ یہ دیکھیں نا, سوچنے والی یہ بھی بات ہے, اس معیشت کو کس نے لوٹا اور اس معیشت کو کس نے لوٹنے دیا؟ یہ 2 سوال ہیں سوسائٹی میں. لوٹنے والا عمران احمد خان نیازی تھا, لٹانے والے بھی لوگ شامل تھے. وہ لوگ شامل تھے ایک تو اب آپ سے بھی نہیں ہو رہی 2013 سے 2018 کے آنے سے پہلے آپ کچھ اور کہتے تھے. خیر چلیں, کے درمیان خان صاحب کو ووٹ چوری کر کے دیے, خان صاحب کے مخالفین ایک چھوٹی سی چلیں بریک لینی ہے, خان صاحب کے مخالفین کو جیلوں میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. نیاز صاحب ذرا یہ بتائیے, جو آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جی باجوہ نے زرداری کے ساتھ ڈیل کی تھی اور اس کی بیسس پہ مجھے نکالا تھا, یہ باتیں کر کے جن کوارٹرز سے عمران خان صاحب رابطے بحال کرنا چاہ رہے ہیں, کیا وہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا یا بڑھے گا؟ ماریا, کچھ کردار جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں, چونکہ پرسنالٹیز جب کسی اہم عہدے پہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کے کچھ میرٹس ہوتے ہیں اور کچھ اس کے ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں. اگر آج خان صاحب کچھ ڈی میرٹس کی بات کر رہے ہیں تو کوئی, چونکہ پرائم منسٹر عمران خان رہے ہیں تو ان کو معلوم تھا کہ کون کیا کر رہا ہے, اور چونکہ انہوں نے پرائم منسٹر رجیم چینج کے سلسلے میں پوری گورنمنٹ کو فارغ کیا گیا, تو وہ بہتر جج ہیں کہ انہیں کن کرداروں نے کیا کیا کیا. جب باجوہ صاحب نمبر پورے کرتے تھے ووٹنگ کے لیے تب باجوہ صاحب ٹھیک تھے, لیکن اب ایک دم سے باجوہ صاحب جو ہیں وہ اب خراب ہو گئے ہیں. جب نمبرز پورے کرتے تھے تب تک خان صاحب کے لیے ٹھیک تھے, تب تک آئینی کردار ادا کر رہے تھے. ماریا خراب یا ٹھیک کی بات نہیں ہے, ایک کردار کی بات ہے جس کردار کو اگر آج خان صاحب جو ہے وہ میں کرٹیسزم نہیں کہتا, اگر ایک جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان باتوں کو یا ان ایکٹس کو اگر میڈیا ان سے پوچھتا ہے وہ بتا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تاریخ میں ہمیشہ جو چیزیں ہوئی ہیں ہم اپنے فیوچر کو اس کو میں بہتر کر سکتے ہیں. معافی, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, خان صاحب کا تو ایک اس وقت وتیرہ نظر آتا ہے کہ ہر بندے کے بارے میں ان کی اوپینین جو ہے وہ فوراً چینج ہو جاتی ہے. کل کے ڈاکو آج کے جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ,
کل کے جو دہشت گرد تھے اس کے بعد وہی آپ کے جو ہیں وہ کولیشن پارٹنرز بھی بنے. ہر بندے کے بارے میں خان صاحب کی جو ہے وہ رائے کس طرح چینج ہوتی رہی ہے, اور یہ میرا نہیں خیال, اور یہ میرا خیال ہے میرے سارے گیسٹ میرے سے ایگری بھی کریں گے, وہ دن دور نہیں جس دن مونس الہی صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو یہ کہیں کہ جی وہ انہوں نے میرے ساتھ ڈبل گیم کی تھی, مجھے تو نہیں پتا تھا وہ زرداری یا نواز شریف کے ساتھ کھیل رہے تھے. ماریا, کبھی کبھی جو ہے نا, آپ جب کسی کے ساتھ, ہماری زبان کے جب کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو اس کے کردار کے بارے میں بندہ بہتر جو ہے پریڈکٹ بھی کر سکتا ہے, اس کے بعد میں بات بھی کر سکتا ہے. اس لیے اگر خان صاحب کو جب کسی کے ساتھ اس کا اچھا یا برا واسطہ پڑا ہے تو اس کے مطابق خان صاحب نے ایک بات کی ہے, تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے. انہوں نے بتایا ہے قوم کے سامنے, اگر کہیں پہ کچھ مسئلے آئے تو بالکل ٹائم تھوڑا رہ گیا تو میں ذرا کوئکلی, آپ بیٹھ کے باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیلز کر رہے تھے اور آپ نے نکلوا دیے خان صاحب کو. دیکھیں, میں تو نہیں کہتا, آپ کی ٹی وی پروگرامز میں, ٹی وی کے نیوز میں عمران خان صاحب کے وہ کلپس دیکھ رہا تھا جس کے مطابق باجوہ صاحب سے اچھے جمہوری شخص کوئی نہیں تھے, سچے اور کھرے نہیں تھے. باجوہ صاحب بڑے اچھے سپہ سالار تھے, باجوہ صاحب پتہ نہیں کیا کچھ تھے, نمبرز بھی پورے کرتے تھے, ان کو محنت بھی نہیں کرنے, ان کو مطلب ہے کہ ان کو کہتے تھے بس پیج پہ ہیں, ان کو کہتے تھے کہ بس تم صبح آؤ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو تم نے یونیورسٹی بنائی وہاں پر 1-2 لیکچرز لو اور 4 بجے چلے جاؤ, بقول عمران خان صاحب کے. اور ایک پیج پہ تھے اور اچانک خواب سے اٹھے اور پتہ چلا کہ کتاب ساری پھٹ گئی, پیج بھی ختم ہو گیا, آندھی طوفان آ گیا. تو اب وہ ہے وہ باجوہ صاحب بہت برے ہو گئے. لیکن بقول ان کی اگر وہ فیض صاحب کو شاید جو انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں جب ان کو ہٹایا تو یہ چیز ہوئی, ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہم تو اپوزیشن, ان کی اپوزیشن کے ہیں, ہمارے اوپر یہ ہوگا جی آپ تو سیدھی بات کو بھی الٹا کہیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کب تک سچے اور کھرے بندے بنتے ہیں, کب ان کی ٹرولنگ شروع ہوتی ہے, کب ان کے خلاف قریب ہو جائے گی, ویسے کب ان کے خلاف جو ہے وہ مطلب ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے گالم گلوچ بریگیڈ شروع ہوتی ہے, اور کب کیا کچھ ہوتا ہے. آج تک ٹھیک ہے چودھری پرویز الہی صاحب, چند دنوں بعد بولیں گے کہ یہ تو یہ تھا, یہ تو وہ تھا, جیسے ان کی باتیں ہیں. غلطی ہو گئی میرے سے, بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں نے زندگی میں اتنی بڑی غلطی نہیں کی. پھر پہلے کہتے ہیں اس سے بزدار سے اچھا بندہ مجھے مل گیا, اور پھر کہیں گے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی, میں یہ کچھ. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ان کی نجی میٹنگ میں. اچھا ملک صاحب, باجوہ صاحب نے ان کی گورنمنٹ ٹاپل بھی کی اور زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کی, لیکن اس کے بعد تاحیات ان کو آخری فکر ہے سر, اور باجوہ صاحب کو 6 مہینے ایکسٹینشن بھی, میں تاحیات ایکسٹینشن وہی کہہ رہی ہوں نا, کہتے ہیں خیر 6 مہینے اور بھی دے دو, 6 مہینے تاحیات ایکسٹینشن بھی دے رہے تھے. تو لیکن باجوہ صاحب نے یہ سارا جو ہے یہ رجیم چینج ہے, باجوہ صاحب نے کی. دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے بینیفیشری رہے ہیں, اور آپ ان کی ساری تقاریر نکال کے دیکھ لیں. ایون انہوں نے اپنی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی کہا کہ میں نے جا کے جنرل باجوہ سے کہا کہ یہ چور ڈاکو دوبارہ آ جائیں گے. یعنی وہ اس وقت بھی چاہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام کون بنائے, جنرل باجوہ بنائے. یعنی آپ تصور کریں کہ اس کے بعد وہ آج کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت ختم کی, یا جو بھی وہ اپنی تقاریر کرتے ہیں جنرل باجوہ کے خلاف کرتے ہیں. اس سے بڑے بینیفیشری کیا ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب, کہ پاکستان فوج کے ترجمان نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں آ کے ٹی وی چینل پر کہا کہ مثبت رپورٹنگ ہونی چاہیے حکومت کے حوالے سے, اور پھر یہ کہا 100 دن دے دیے جائیں, پھر یہ کہا کہ 1 سال دے دیا جائے. یہ سارے معاملات جب آپ وہاں سے چلوا رہے تھے اور وہاں ڈیپینڈنٹ ہو چکے تھے, اور جب وہ چھتری ذرا سی ہٹی آپ کو وہ آج تک چھتری یاد آتی ہے. اصل میں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں, اور وہ شروع سے یہ سمجھ گئے تھے کہ جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ملیں گے, جب تک اس کی بیساکھی استعمال نہیں کریں گے, وہ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے. لیکن وہ تمام پولیٹیشنز کا یہ حال ہے نا ملک صاحب, انفارچونیٹلی اکراس دا بورڈ اسی طرح ہے سارا کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ کافی, میں اس بات کو مانتا ہوں آپ کی بات کو, کہ کافی حد تک سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی جماعتوں کو رہی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے تمام معاملات ان کے حوالے کر دینا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. ٹکٹ رات کو مسلم لیگ نون کا, پیپلز پارٹی کا لے کے صبح واپس کر دینا اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لینا, یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی نہیں ہوا. ملک صاحب کوئکلی اگر یہ بتا دیجئے, پھر جو رابطے بحال ہونے کی خواہش مند ہے پی ٹی آئی عمران خان صاحب, ایسے بیانات دے کے کیا وہ رابطے بحال ہوں گے؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اپنا جاری رکھنے کے لیے باجوہ صاحب پر تنقید کرتے رہیں گے,
और नई जो एस्टेब्लिशमेंट है इसके साथ वो राब्ते कर लेंगे। ये शायद वही गलती है इमरान खान साहब की कि वो इस बात को समझ नहीं रहे कि जनरल बाजवा पर जितनी वो तनकीद करेंगे इतने उनके दरवाजे बंद होते चले जाएंगे। लेकिन अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ, लेकिन अली गौहर साहब फ्लिप साइड ये भी है कि उनके सामने एक मॉडल भी बड़ा अच्छा है। आप लोगों ने, आपकी लीडरशिप ने जब तनकीद की बाजवा साहब पे, उस वक्त वो सर्विंग थे, और मरियम साहब का वो हिस्टोरिक जुमला जो सब याद करते हैं जी, पावर टॉक्स टू पावर, तो इमरान खान साहब भी उसी पे गामजन नजर आ रहे हैं कि जी अगर मैं टफ टाइम दूंगा और ये बातें करूंगा तो दे विल हैव टू टॉक टू मी, पावर टॉक्स टू पावर। देखिए तो जमहूरियत की तरह हो रहा था कि बाजवा साहब को गालियां भी दे रहे थे और साथ साथ उनसे एनआरओ भी मांग रहे थे, साथ साथ उनसे फेवर्स भी मांग रहे थे। तो ये एक टाइम में दो चीजें तो नहीं चलती। दूसरी बात ये है, नहीं तो आपने किया है ना अली साहब, आपकी लीडरशिप ने यही तो किया। देखिए हमारा एक मौकफ है। पहली बात तो ये है कि खान साहब ने जिस तरह से गालिब गलौज ब्रिगेड के जरिए और बताते खुद जिस तरह से जो कुछ किया है, हम इस तरह से हम इदारों की तस्दीक नहीं चाहते। अगर वोट को इज्जत दो और हुकूमत लो, ये तो बात होती है ना आपके बारे में कि वो बयानिया कहाँ था और फिर कहाँ गया। मेरी गुजारिश सुन ले। हमने ये कभी नहीं कहा कि भाई हमें वोट चुरा के, हमने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। हमने हमेशा जमहूरियत की बहाली की बात की है। अगर हमें किसी से गिला शिकवा है तो हमने नाम लेके उसका जिक्र किया है कि ये आपने गलत किया है। अली साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट, मुझे लेकिन फिर चले, मुझे प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है। फैसल करीम कुंडी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नसरुल्लाह साहब आपका, न्याय साहब आपका, और अली गौहर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।